आज हम एक ऐसी किताब के कुछ आइडियाज पे बात करने वाले हैं जो कहती है कि कामयाब होने के लिए कंपटीशन असल में बुरा है और मोनोपोली यानी एकाधिकार अच्छा। हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना। जी हाँ, हम पीटर थील की जो मशहूर किताब है 0 to 1 उसके कुछ काफी चौंकाने वाले मतलब लीक से हटकर सोचने वाले विचारों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये किताब नए स्टार्टअप्स और फ्यूचर कैसे बनाया जाए इस बारे में है। तो हमारा मकसद है इसके जो सबसे ज़रूरी, सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले आइडियाज़ हैं उनको पकड़ना। सही। और थील का जो सबसे बेसिक आइडिया है वो 0 to 1 का है। मतलब कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी था ही नहीं। राइट। ये 1 to N से एकदम अलग है, जो मतलब पहले से मौजूद चीजों की नकल करने जैसा हुआ। तो आज हम इसी के आसपास बात करेंगे कि कैसे अलग सोच, मोनोपोली बनाने की जिद और एक सॉलिड शुरुआत भविष्य की बड़ी कंपनियां बनाने के लिए जरूरी है। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है। नहीं, ये दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है एक तरह से। एग्जैक्टली। तो चलिए इसी 0 to 1 से शुरू करते हैं। इसे थोड़ा और समझाइए, ये 1 to N से कितना अलग है? आपने कहा 0 to 1 मतलब गहन प्रगति, वर्टिकल प्रोग्रेस। हाँ, मतलब कुछ एकदम नया टेक्नोलॉजी से आता है। जैसे टाइपराइटर था, उससे कंप्यूटर बन गया, ये हुआ 0 to 1। अच्छा। और 1 to N हुआ हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, मतलब मौजूदा चीजों को फैलाना। जैसे एक टाइपराइटर बनाया, फिर उसे चीन में बनाया, फिर दुनिया भर में बेच दिया। ये ग्लोबलाइजेशन है। ओके। दोनों जरूरी हैं, ऐसा नहीं कि एक बेकार है, पर थील का जोर 0 to 1 पर है, क्योंकि वही असली तरक्की लाता है। अब देखो, चीन ने 1 to N करके बहुत तरक्की की, है ना? लेकिन ये मॉडल कितना सस्टेनेबल है, ये सवाल है। हाँ, अगर भारत जैसे देश भी सिर्फ मौजूदा टेक्नोलॉजी को कॉपी करके अमेरिका जैसा बनना चाहें, तो फिर एनवायरनमेंट का क्या होगा? वही बात, रिसोर्सेज का क्या होगा? इसलिए नई टेक्नोलॉजी जरूरी है। यहीं पर थील का वो मशहूर सवाल आता है शायद, वो कौन सी जरूरी सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत है? ये सवाल इतना जरूरी क्यों मानते हैं वो? क्योंकि ये आपको मतलब भीड़ से अलग सोचने पर मजबूर करता है, जो सब मान रहे हैं उससे हटकर सोचने पर। ये आपको प्रेजेंट की जो घिसी पिटी सोच है उससे बाहर निकालता है, और फ्यूचर में क्या हो सकता है उसकी एक झलक दिखाता है। और थील का अपना जवाब क्या है इस सवाल का? थील का जवाब है कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि भविष्य ग्लोबलाइजेशन से तय होगा, मतलब चीजें फैलेंगी, पर असलियत यह है कि टेक्नोलॉजी ज्यादा जरूरी है। अच्छा। बिना नई तकनीक के सिर्फ पुरानी चीजों को फैलाना काफी नहीं होगा, बल्कि शायद नुकसानदेह हो सकता है। और ये नई दुनिया बदलने वाली तकनीक कहाँ से आती है? बड़ी कंपनियों से? अक्सर नहीं, थील कहते हैं ये स्टार्टअप से आती है। छोटे जुनून से भरे हुए ग्रुप्स जो किसी मिशन पर हों, वही अक्सर दुनिया बदलते हैं। बड़ी कंपनियां क्या हैं? वो धीमी हो जाती हैं, रिस्क लेने से बचती हैं। सही। स्टार्टअप की असली ताकत ही नई सोच है। ये सवाल पूछना कि क्या चीजें अलग तरीके से की जा सकती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। अब आते हैं उस आइडिया पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, मोनोपोली वाली बात। हाँ, एकाधिकार। थील कहते हैं हर कामयाब कंपनी एक तरह की मोनोपोली होती है, लेकिन हमें तो हमेशा सिखाया गया है कि कंपटीशन अच्छा है, मोनोपोली खराब। ये कैसे? हाँ, यहीं पर थील जो पारंपरिक सोच है उसको चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, इकोनॉमिस्ट कंपटीशन को आइडियल मानते हैं, बिल्कुल सही, पर असल दुनिया में कंपटीशन प्रॉफिट को खा जाता है। अच्छा। कैसे? सोचो, एयरलाइंस का कितना वैल्यू क्रिएट करती हैं, है ना? लोगों को दुनिया भर में जोड़ती हैं, पर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि मुश्किल से कोई पैसा कमा पाती हैं। सर्वाइवल की लड़ाई है। बात तो सही है। और फिर गूगल जैसी कंपनियां? गूगल देखो, सर्च में लगभग मोनोपोली है। नतीजा, वो जो वैल्यू क्रिएट करते हैं उसका बड़ा हिस्सा प्रॉफिट के तौर पर रख पाते हैं। ओके। तो थील के लिए मोनोपोली का मतलब ये नहीं कि आप गलत तरीके से दूसरों को रोक रहे हो, बल्कि ये कि आपकी चीज इतनी अच्छी है, इतनी अलग है कि उसका कोई सीधा मुकाबला ही नहीं है। अच्छा, तो ये रचनात्मक एकाधिकार, क्रिएटिव मोनोपोलीज हुए। बिल्कुल, क्रिएटिव मोनोपोलीज जो कुछ नया बना रही हैं। लेकिन कंपनियां तो अक्सर अपनी मोनोपोली छुपाती हैं, ऐसा भी वो कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जो असल में मोनोपोली हैं, जैसे गूगल, वो खुद को बहुत बड़े मार्केट का, जैसे एडवर्टाइजिंग मार्केट या ओवरऑल टेक मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा बताकर कॉम्पिटिटिव दिखने की कोशिश करती हैं, ताकि रेगुलेटर्स पीछे न पड़े शायद। और दूसरी तरफ जो कंपनियां असल में भयंकर कंपटीशन झेल रही हैं, जैसे कोई नया रेस्टोरेंट, वो खुद को एकदम अनोखा दिखाने के लिए अपने मार्केट को बहुत छोटा बताती हैं। जैसे हम इस शहर में अकेले पेरुवियन जापानीज फ्यूजन वाले हैं। हाँ, कुछ वैसे ही। हम पालो ऑल्टो में बेस्ट ब्रिटिश खाना बनाते हैं, जबकि खाने के तो हजारों ऑप्शन हैं।
और इस कंपटीशन का असर सिर्फ मुनाफे पर नहीं पड़ता, ये कंपनी के कल्चर पर भी असर डालता है। बिल्कुल। जहां भयंकर कंपटीशन है वहां कंपनियों को सिर्फ आज के बारे में मतलब शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के बारे में सोचना पड़ता है। नैतिकता, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एम्प्लॉय वेलफेयर, इन सब के लिए वक्त और पैसा कहां से आएगा? सही। इसके उलट जो मोनोपोली वाली कंपनियां हैं, जैसे पुराने जमाने का AT&T या आज का गूगल, वो इन चीजों के बारे में सोच सकती हैं क्योंकि उन पर रोज का वो भयानक प्रेशर नहीं है। अच्छा, तो गूगल का वो डोंट बी इविल का नारा? हाँ, वो इसी का प्रतीक था। अब चाहे वो कितना ही मार्केटिंग क्यों ना रहा हो, पर वो ये सोच तो पाए ना। एक स्ट्रगलिंग कंपनी शायद ये अफोर्ड ही ना कर पाए। तो ये रचनात्मक एकाधिकार, ये क्रिएटिव मोनोपोलीज समाज के लिए भी अच्छे हैं। थील का तर्क है, हाँ, क्योंकि ये दुनिया में नई चीजें लाते हैं, नई संभावनाएं। एप्पल का आईफोन सोचो। इन कंपनियों का जो प्रॉफिट है वो उन्हें रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी इन्वेस्ट करने की ताकत देता है, जिससे और नई चीजें बनती हैं। एक साइकिल है ये। ओके। इसीलिए थील वो टॉल्स्टॉय वाली बात को पलट कर कहते हैं, सारी खुशहाल कंपनियां अलग होती हैं, हर एक ने कोई अनोखी प्रॉब्लम सॉल्व करके मोनोपोली कमाई है। सारी असफल कंपनियां एक जैसी होती हैं, वो कंपटीशन से बच नहीं पाई। दिलचस्प। ठीक है, मान लिया कि क्रिएटिव मोनोपोली हमारा लक्ष्य है, पर इसे बनाया कैसे जाए? ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो एक टिकाऊ सस्टेनेबल मोनोपोली में होती हैं? थील 4 मुख्य लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। पहला और सबसे मजबूत है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। अच्छा। मतलब आपकी टेक्नोलॉजी कंपटीशन से सिर्फ थोड़ी बेहतर नहीं, कम से कम 10 गुना बेहतर होनी चाहिए। 10x इंप्रूवमेंट। 10 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं, एक क्वांटम लीप होनी चाहिए। जैसे गूगल का सर्च एल्गोरिथम शुरू में था, या अमेज़न का शुरुआती दौर में किताबों का वो विशाल भंडार, या पेपैल का पेमेंट सिस्टम। ओके। दूसरा है नेटवर्क इफेक्ट्स। नेटवर्क इफेक्ट्स। इसका क्या मतलब है? मतलब आपकी चीज ज्यादा लोगों के इस्तेमाल करने से और बेहतर होती जाए। जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप। हाँ, जितने ज्यादा दोस्त उस पर होते हैं वो उतना ही यूजफुल हो जाता है। एग्जैक्टली। पर यहाँ एक कैच है। नेटवर्क इफेक्ट का फायदा उठाने के लिए भी शुरुआत अक्सर बहुत छोटे फोकस मार्केट से करनी पड़ती है, एकदम नीश से। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती है उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती जाती है। सॉफ्टवेयर कंपनी इसमें बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, क्योंकि एक बार सॉफ्टवेयर बन गया तो उसकी लाखों कॉपी बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं आता। सही। फिक्स्ड कॉस्ट ज़ोन कस्टमर्स पर बन जाती है, लेकिन जो सर्विस वाले बिजनेस होते हैं उनके लिए ये हासिल करना ज्यादा मुश्किल होता है। समझ गया। और आखिरी चौथा है ब्रांडिंग। ये तो सबको पता है। हाँ, पर थील का मतलब सिर्फ लोगो या विज्ञापन नहीं है। एक मजबूत ब्रांड अपने आप में एक डिफेंस बन सकता है। एप्पल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका डिजाइन, उनके स्टोर्स, उनकी मार्केटिंग सब मिलकर एक ऐसी इमेज बनाते हैं कि लगता है एप्पल सबसे अलग है, एक तरह की मोनोपोली। लेकिन क्या सिर्फ ब्रांडिंग काफी है? नहीं, यही थील चेतावनी देते हैं। ब्रांडिंग अकेली काफी नहीं है। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, तो दुनिया की सबसे अच्छी ब्रांडिंग भी आपको बचा नहीं सकती। याहू का उदाहरण याद है? मरीसा मायर ने कितनी कोशिश की ब्रांड बदलने की। हाँ, पर प्रोडक्ट पीछे रह गया। बिल्कुल। ये तो हुए लक्षण। इन्हें हासिल करने की रणनीति क्या हो? सिर्फ ये जानना कि 10x टेक्निक चाहिए, ये तो। हाँ, तो सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी है छोटी शुरुआत करो और उस पर हावी हो जाओ। स्टार्ट स्मॉल एंड मोनोपोलाइज। छोटा मार्केट। हाँ, एक ऐसा छोटा सा मार्केट ढूंढो जिस पर आप पूरी तरह कब्जा कर सको, उसे अपना गढ़ बना लो। जैसे अमेज़न ने सिर्फ किताबों से शुरुआत की थी, एक बहुत स्पेसिफिक मार्केट। और पेपैल ने ईबे के जो पावर सेलर्स थे उन पर फोकस किया था, एक बहुत छोटा ग्रुप। बड़े भीड़ भरे बाजारों में सीधे कूदना, थील कहते हैं, अक्सर मौत का बुलावा होता है, क्योंकि वहां कंपटीशन बहुत होता है। हाँ, और आप अपनी पहचान नहीं बना पाते। तो पहले छोटा मार्केट जीतो, फिर उस गढ़ से धीरे धीरे बाहर निकलो। एग्जैक्टली। इसे कहते हैं धीरे धीरे विस्तार करना, स्केलिंग अप। जब आप अपने शुरुआती मार्केट के राजा बन जाओ, तब उससे मिलते जुलते दूसरे मार्केट्स में सावधानी से कदम रखो। जैसे अमेज़न किताबों के बाद सीरीज, फिर वीडियोस, और फिर धीरे धीरे हर चीज बेचने लगा। ये जल्दबाजी का काम नहीं है, सोच समझकर एक्सपैंड करना होता है। थील डिसरप्शन यानी विघटन को लेकर भी कुछ अलग कहते हैं, है ना? आजकल तो हर स्टार्टअप डिसरप्टर बनना चाहता है। हाँ, ये बड़ा फैशनेबल शब्द है। थील कहते हैं इससे बचो। दूसरों से लड़ने पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय कुछ नया बनाने पर फोकस करो। क्यों? डिसरप्ट करने में क्या बुराई है? बुराई ये है कि अगर आप किसी बड़ी स्थापित कंपनी को सीधे चैलेंज करोगे
तो वो पलटवार करेगी। उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं। बेहतर है ऐसा तालाब बनाओ जहां आप अकेले रह जाओ, लड़ाई से बचो। इंटरेस्टिंग। और एक और बात, फर्स्ट मूवर नहीं, लास्ट मूवर बने, ये क्या है? सही कहा। सब कहते हैं ना कि पहले आने का फायदा है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। थील कहते हैं ज्यादा जरूरी है कि आप किसी मार्केट में आखिरी बड़ा सुधार करें और फिर सालों तक उस मार्केट पर राज करें। लास्ट मूवर एडवांटेज मतलब गूगल सर्च में पहला नहीं था, फेसबुक सोशल नेटवर्क में पहला नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला नहीं था। अच्छा। यह है कि आप एक ऐसा टिकाऊ एक अधिकार बनाओ जो लंबे समय तक चले। आप वो आखिरी कंपनी हो जो स्पेस को डोमिनेट करे। समझ गया। तो टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी से हटकर अब थोड़ा लोगों पर आते हैं। किसी कंपनी की शुरुआत में इंसानी पहलू कितना अहम है? थील का एक नियम है कि स्टार्टअप की नींव में जो गड़बड़ी हो जाए वो बाद में ठीक नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सच है। फाउंडेशन सबसे जरूरी है और इसमें सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल फैसला है को फाउंडर चुनना। हाँ, ये तो सुना है। थील कहते हैं ये लगभग शादी जैसा है। बिना जान पहचान और साथ काम करने के अनुभव के पार्टनरशिप करना बहुत बहुत रिस्की है। पहले से बनी समझ, एक केमिस्ट्री, वो जरूरी है। और कंपनी के अंदर पावर का बैलेंस, मतलब कौन मालिक है, ओनरशिप, कौन असल में चला रहा है, पोजेशन, और कौन कंट्रोल कर रहा है। हाँ, ये तीनों चीजें, ओनरशिप, पोजेशन और कंट्रोल, अलाइंड होनी चाहिए, मतलब एक सीध में। इसका क्या मतलब हुआ? सोचो किसी सरकारी दफ्तर का मालिक कौन? जनता। चला कौन रहा है? कर्मचारी। कंट्रोल किसके पास? नेताओं या अफसरों के? सब अलग अलग। नतीजा हम सब जानते हैं। हाँ, इनएफिशिएंसी। स्टार्टअप में ये अक्सर फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच बोर्ड लेवल पर दिखता है। कौन असल में फैसले ले रहा है? इसीलिए थील सलाह देते हैं कि बोर्ड छोटा रखो, 3 से 5 लोग काफी हैं। बड़ा बोर्ड अक्सर किसी काम का नहीं होता, बस पॉलिटिक्स होती है। टीम की कमिटमेंट के बारे में क्या? सबको पूरी तरह समर्पित होना होगा, फुल टाइम, पार्ट टाइम नहीं? नहीं। थील कहते हैं या तो आप बस में हैं या बस से बाहर। सलाहकार, एडवाइजर्स, पार्ट टाइम काम करने वाले, ये सब शुरुआती दौर में काम नहीं करते, फोकस डाइल्यूट होता है। और सीईओ की सैलरी कम होनी चाहिए। ये कमिटमेंट दिखाता है और दूसरों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है। ज्यादा कैश सैलरी मतलब आप आज पर फोकस कर रहे हो। असली कमाई इक्विटी से होनी चाहिए जो फ्यूचर में वैल्यू बनाने से जुड़ी है। हाँ, इक्विटी। ये कैसे बांटनी चाहिए? इक्विटी सबको भविष्य के लिए अलाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है, पर इसे बहुत सावधानी से और हो सके तो गुप्त रूप से अलॉट करना चाहिए ताकि अंदरूनी जलन और पॉलिटिक्स ना हो। टीम की कल्चर कितनी जरूरी है? आपने पेपैल माफिया का जिक्र किया था। हाँ, पेपैल की जो शुरुआती टीम थी वो इतनी मजबूत और एक जैसी सोच वाली थी कि कंपनी छोड़ने के सालों बाद भी वो लोग एक दूसरे की मदद करते रहे और कई बड़ी कंपनियां बनाई। यूट्यूब, लिंक्डइन, टेस्ला, स्पेसएक्स, येल्प, लिस्ट लंबी है। कमाल है। तो ये सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है, ये साथ काम करने की गहरी इच्छा, एक शेयर्ड मिशन की बात है। तो हायरिंग करते वक्त क्या देखना चाहिए? आपको ये जवाब देना होगा कि कोई बहुत टैलेंटेड इंजीनियर गूगल या फेसबुक छोड़कर आपकी 20 लोगों की टीम में क्यों शामिल हो? अच्छा सवाल है। और जवाब आपके मिशन और आपकी टीम में होना चाहिए, मुफ्त खाने या पिंग पोंग टेबल में नहीं। वो सब तो नकल की जा सकती हैं। आपका मिशन और कल्चर यूनिक होना चाहिए। और टीम के अंदर रोल्स क्लियर होने चाहिए। आप थील कहते हैं एक काम करो, डू वन थिंग। हर किसी की भूमिका एकदम साफ होनी चाहिए। इससे अंदरूनी लड़ाई कम होती है और लोग अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। बाहर से टीम एक जैसी दिखे, मतलब मिशन के लिए समर्पित, पर अंदर हर कोई अपने खास काम में माहिर हो। अब आते हैं एक और रहस्यमयी विचार पर, रहस्य। सीक्रेट्स। थील कहते हैं कि महान कंपनियां रहस्यों पर बनी होती हैं। ये क्या है? रहस्य यानी कोई ऐसी जरूरी सच्चाई जो अभी तक ज्यादा लोग नहीं जानते या जिस पर विश्वास नहीं करते। जैसे? ये प्रकृति का कोई अनजाना नियम हो सकता है या इंसानी व्यवहार के बारे में कोई अनदेखी बात, कुछ ऐसा जो पॉसिबल है पर छुपा हुआ है। तो सवाल ये है कि अगर ऐसे रहस्य मौजूद हैं तो लोग उन्हें खोजते क्यों नहीं? हाँ, थील इसके कई कारण बताते हैं। शायद लोगों को लगता है कि खोजने लायक सब कुछ खोजा जा चुका है, या वो छोटे मोटे सुधारों में ही लगे रहते हैं, बड़ा सोचने की हिम्मत नहीं करते, या रिस्क लेने से डरते हैं, या सोचते हैं कि दुनिया इतनी फ्लैट है, इतनी कनेक्टेड है कि अगर कोई रहस्य होता तो कोई ना कोई ब्रिलियंट इंसान उसे पहले ही खोज चुका होता। आत्मसंतोष भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये रहस्य खोजना जरूरी क्यों है? क्योंकि इन्हीं रहस्यों से वो 0 to 1 वाली कंपनियां बनती हैं।
एयरबीएनबी ने इस रहस्य पर दांव लगाया कि लोग अजनबियों को अपने घर में रहने देंगे और मेजबान उन पर भरोसा करेंगे। लिफ्ट और उबर ने इस पर कि लोग अजनबियों की कार में बैठने को तैयार होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई रहस्य बचा ही नहीं है, तो आप कुछ नया और बड़ा नहीं बना पाएंगे। तो एक महान कंपनी शुरू करना एक तरह से दुनिया को बदलने की साजिश रचने जैसा है। हाँ, जो एक रहस्य से शुरू होती है। आपकी टीम वो पहली जमात है जो उस रहस्य को जानती है। ये बहुत दिलचस्प है। चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्ट बनाने के बाद की। सिर्फ एक बेहतरीन चीज बना लेना काफी नहीं है ना? उसे बेचना भी पड़ता है। बिल्कुल, और ये वो चीज है जिसे सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और जिसे अक्सर टेक्नोलॉजी वाले लोग, खासकर सिलिकॉन वैली में, कम मांगते हैं। उन्हें लगता है अच्छा प्रोडक्ट खुद बिक जाएगा, बिल्ड इट एंड दे विल कम। हाँ, पर ऐसा होता नहीं है। थील कहते हैं कि बिक्री यानी सेल्स हर जगह है, बस छुपी होती है। कोई खुद को सेल्समैन नहीं कहता। अच्छा। वो अकाउंट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, यहां तक कि पॉलिटिशियन, ये सब सेल्स पर्सन ही है, बस टाइटल अलग हैं। सब कुछ न कुछ बेच रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्रोडक्ट डिजाइन जितना ही जरूरी मानना चाहिए। हाँ, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन आपके प्रोडक्ट का हिस्सा है, और इसका एक सीधा सा गणित है। एक कस्टमर से आप उसके पूरे जीवन काल में जितना कमाएंगे, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, CLV, वो उसे पाने में लगने वाले खर्च, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, CAC, से ज्यादा होना चाहिए। CLV, CAC? बिल्कुल, अगर ग्राहक लाने का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा है, तो आपका बिजनेस मॉडल काम नहीं करेगा, चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके क्या-क्या हो सकते हैं? ये प्रोडक्ट की कीमत और कॉम्प्लेक्सिटी पे बहुत निर्भर करता है। अगर आप करोड़ों डॉलर का कुछ बेच रहे हैं, जैसे SpaceX रॉकेट लॉन्च, तो आपको कॉम्प्लेक्स सेल्स चाहिए, जहां CEO खुद इन्वॉल्व होता है। रिश्ते सालों में बनते हैं। ओके। अगर आप कुछ लाख या $1000 का सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, तो आपको पर्सनल सेल्स टीम चाहिए होगी जो कंपनियों से डील करे। बीच में एक मुश्किल जोन आता है $1000 के आसपास के प्रोडक्ट्स का, जहां ना पर्सनल सेल्स काम करती है, ना मास मार्केटिंग। थील इसे डिस्ट्रीब्यूशन डोलड्रम्स कहते हैं। अच्छा। और सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए वहाँ मार्केटिंग और विज्ञापन काम आता है, जैसे PNG या आजकल की डायरेक्ट टू कंज्यूमर कंपनियां करती हैं। और वायरल मार्केटिंग। हाँ, कुछ खास प्रोडक्ट्स के लिए वायरल मार्केटिंग काम कर सकती है, जहां यूजर्स ही नए यूजर्स लाते हैं, जैसे हॉटमेल ने किया था या फेसबुक ने। हर प्रोडक्ट वायरल नहीं हो सकता। और क्या एक ही चैनल काम करता है? थील कहते हैं हाँ, आमतौर पर एक ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दूसरों से कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसे वो पावर लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा आजमाने से बेहतर है उस एक सही चैनल को ढूंढकर उस पर पूरी तरह फोकस करना। समझ गया। बिक्री के अलावा भविष्य को लेकर हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड भी बहुत मायने रखता है। थील निश्चित बनाम अनिश्चित दृष्टिकोण, डेफिनेट वर्सेस इनडेफिनेट एटीट्यूड्स की बात करते हैं। ये क्या है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या आप मानते हैं कि भविष्य को योजना बनाकर गढ़ा जा सकता है, उसे डिजाइन किया जा सकता है? ये हुआ निश्चित, डेफिनेट नजरिया। और अनिश्चित? या आप मानते हैं कि भविष्य किस्मत, संयोग और इवोल्यूशन की बात है, आप बस रिएक्ट कर सकते हैं, प्लान नहीं। ये हुआ अनिश्चित, इनडेफिनेट नजरिया। और इसमें आशावाद और निराशावाद भी जुड़ता है। हाँ, तो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 1, अनिश्चित निराशावाद, इंडेफिनिट पेसिमिज्म, भविष्य बुरा होगा पर पता नहीं कैसे, इसलिए बस आज में जियो, एंजॉय करो, शायद आज का यूरोप। 2, निश्चित निराशावाद, डेफिनेट पेसिमिज्म, भविष्य बुरा होगा और हमें पता है कैसे, जैसे संसाधन खत्म होंगे, इसलिए हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए, शायद चीन। 3, निश्चित आशावाद, डेफिनेट ऑप्टिमिज्म, भविष्य बेहतर होगा और हमारे पास उसे बनाने की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, हम बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, नई खोजें करेंगे। गुजरे जमाने का अमेरिका या पश्चिम, जब अपोलो मिशन या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनते थे। 4, अनिश्चित आशावाद, इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म, भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा पर हमें ठीक से पता नहीं कैसे, इसलिए कोई बड़ी योजना मत बनाओ, बस ऑप्शंस खुले रखो, प्रोसेस पर ध्यान दो। थील के अनुसार आज का अमेरिका। और थील आज के इस अनिश्चित आशावाद की आलोचना करते हैं। हाँ, उनका मानना है कि ये रवैया हमें बड़ी साहसिक योजनाएं बनाने से रोकता है। हम फाइनेंस में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, पॉलिटिक्स में छोटे छोटे मुद्दों पर बहस करते हैं, बिजनेस में लीन स्टार्टअप के नाम पर सिर्फ छोटे कदम उठाते हैं।
हम बड़ा सोचने से कतराते हैं। जबकि स्टीव जॉब्स जैसे लोग वो निश्चित आशावादी थे। उनके पास सालों का विजन था, एक प्लान था आईफोन जैसा प्रोडक्ट बनाने का। वो सिर्फ छोटे सुधार नहीं कर रहे थे। थील का मैसेज साफ है, आप लॉटरी टिकट नहीं हैं। आप बैठकर इंतजार नहीं कर सकते कि भविष्य अच्छा हो जाए, उसे बनाना पड़ता है। ये एक पावरफुल मैसेज है। और इंसान और मशीन की लड़ाई के बारे में क्या कंप्यूटर हमारी नौकरियां छीन लेंगे? थील का मानना है कि कम से कम अभी और आने वाले काफी समय तक कंप्यूटर हमारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, सब्स्टिट्यूट्स नहीं। मतलब वो हमारे पूरक हैं, हमारी जगह लेने वाले नहीं। कैसे? वो काम करते हैं जिसमें हम कमजोर हैं, जैसे बहुत सारा डेटा जल्दी से प्रोसेस करना। और हम वो काम करते हैं जिसमें वो कमजोर हैं, जैसे मुश्किल फैसले लेना, क्रिएटिविटी दिखाना, जटिल सेल्स करना। अच्छा। पेपैल की फ्रॉड पकड़ने वाली टीम इसका उदाहरण थी। कंप्यूटर संदिग्ध पैटर्न पकड़ते थे और इंसान फाइनल फैसला लेते थे। पैलेंटियर का सॉफ्टवेयर भी यही करता है। तो हमें उनसे डरने के बजाय उनके साथ मिलकर कैसे काम करें, इस पर फोकस करना चाहिए। सही। आखिर में क्लीन टेक और टेस्ला का उदाहरण लेते हैं। 2000 के दशक में क्लीन टेक को अगली बड़ी चीज माना जा रहा था, पर वो बुलबुला फूट गया। क्यों हुआ ऐसा? हाँ, ये एक बड़ा सबक है। थील इसे अपने 7 सवालों के फ्रेमवर्क से समझाते हैं, जो किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी हैं। ज्यादातर क्लीन टेक कंपनियां इन पर पूरी तरह फेल हुई। कौन से 7 सवाल? संक्षेप में, 1. इंजीनियरिंग। क्या उनकी टेक्नोलॉजी वाकई 10 गुना बेहतर थी? ज्यादातर नहीं, बस मामूली सुधार थे। 2. टाइमिंग। क्या ये सही वक्त था? बाजार उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था जितनी उम्मीद थी। 3. मोनोपोली। क्या उन्होंने छोटे नीश मार्केट से शुरुआत की? नहीं, ज्यादातर बड़े कॉम्पिटिटिव बाजारों में कूद पड़े। 4. लोग। क्या उनके पास सही टीम थी? अक्सर नहीं, सेल्स और बिजनेस वाले ज्यादा थे, कोर टेक्नोलॉजिस्ट कम। 5. डिस्ट्रीब्यूशन। क्या उनके पास प्रोडक्ट बेचने का साफ रास्ता था? अक्सर उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। 6. ड्यूरेबिलिटी, स्थायित्व। क्या वो लंबे समय तक टिक सकते थे? चीन की सस्ती मैन्युफैक्चरिंग और अमेरिका में शेल गैस फ्रैकिंग के बूम ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया, जिसका उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था। 7. सीक्रेट, रहस्य। क्या उनके पास कोई अनोखी छुपी हुई सच्चाई या इंसाइट थी? ज्यादातर नहीं, वो बस ग्रीन होने की आम पारंपरिक बातें कर रहे थे। ओहो, तो लगभग हर पैमाने पर वो फेल हुए। लेकिन टेस्ला सफल रही उसी दौर में। क्यों? क्योंकि टेस्ला ने थील के अनुसार इन सभी 7 सवालों के सही या ज्यादा बेहतर जवाब दिए। अच्छा, कैसे? उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर थी, डिजाइन अच्छा था, परफॉर्मेंस अच्छी थी, टाइमिंग सही थी, उन्हें सरकारी सब्सिडी और लोन्स का फायदा मिला। उन्होंने